नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग बही खाते के बारे में बात कर रहे हैं और अगर बात की जाए बही खाते में तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत के वीडियो यदि आप लोगों ने देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि बही खाता मोस्टली जो 12वीं की हम लोग बही खाते के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें दो चैप्टर मेनली हैं। दो चैप्टर कौन कौन से हैं? जी हाँ, एक तो साझेदारी, मैंने आपको बताया था कि साझेदारी के अंतर्गत ही हम लोग साझेदारी के लेखे, साझेदारी के पुनर्गठन, नए साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण, मृत्यु और साझेदारी के समापन। और दूसरा जो चैप्टर चालू होता है वो चालू होता है कंपनी का। और आज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जी हाँ, वो कंपनी का ही चैप्टर है, यानी कि अंश पूंजी के लेखे। जिनके पास हो सकता है पुरानी बुक होगी उनके में ये चैप्टर नंबर 6 होगा, लेकिन जिनके पास नई बुक होगी उनके पास तो ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है, यानी कि कंपनी। यहां से कंपनी के चैप्टर चालू हो जाएंगे, जैसे कि अंश पूंजी के लेखे, ऋण पत्र संबंधी लेखे, कंपनी के लेखे और आगे चल के कंपनी का वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह आदि आदि, लेखांकन अनुपात। तो इस तरह के चैप्टर चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे शिवलाल बुक से पढ़ रहे हैं, तो एक बार ध्यान से देख लो, ठीक ना, कि किस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शिवलाल बुक आप सभी के पास होगी, तो इसी शिवलाल बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है जैसे क्वेश्चन नंबर मैं कभी कभी पढ़ाया करता हूं तो मेरे में 15 हो, आप लोगों में हो सकता है 14 में हो या 16 में हो, क्योंकि क्या होता है कि यदि आपके पास पुरानी बुकें हैं तो क्वेश्चन नंबर इधर के उधर हो सकते हैं, बाकी प्रश्न तो आपको मिलेगा अगर शिवलाल की बुक है तो। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बुक या किसी भी बुक से आप लोग पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होता है भाई। सिंपल सी बात है, साझेदारी साझेदारी ही कहलाती है, चाहे वो आप राठी के बुक से पढ़ें और चाहे आप वो शिवलाल की बुक से पढ़ें और चाहे आप नवबोध की बुक से पढ़ें, चाहे आप गवर्नमेंट की बुक से पढ़ें, भाई साझेदारी का तात्पर्य तो वही होगा जो कि शिवलाल की बुक में होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। और एक बात और, जिन लोगों को वीडियो अभी भी देखने में समस्या जाती है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि मेरा वीडियो प्ले कैसे हो जाता है। भाई कई बार तो ऐसा होता है ना कि स्क्रीन में दिखाई दे देता है, लेकिन देखिए, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ। क्योंकि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके यूट्यूब में वो चीज़ पहले से उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जैसे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, चलते हैं आज अपने एक नए चैप्टर में, अंश पूंजी के लेखे। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात की जाए तो अंश पूंजी के लेखे और इसके बाद वाला जो चैप्टर ऋण पत्र संबंधी लेखे, इन चैप्टर से मिला के टोटल जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो 25 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, तो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 25 नंबर की जो आपके मैं मेन, देखिए जो भी बातें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो आपके मेन एनुअल एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 25 नंबर की अकाउंट इन दो चैप्टरों से आती है, तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन चैप्टरों की थ्योरी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। ठीक है, और जैसा आप सबको पता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ अकाउंट तो मैं थ्योरी जरूर पढ़ाता हूँ। और आज फर्स्ट डे है तो कुछ थ्योरी के बारे में पहले आज बात करेंगे, कल भी कुछ थ्योरी और कुछ सवालों के बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की अपनी पहली थ्योरी में। तो ध्यान से देखिए, पहली थ्योरी ये रही। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला ये है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो कंपनी से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी थ्योरी आपको बताई जा रही है वो सारी इंपॉर्टेंट है, और वो सारी वही थ्योरी बताई जा रही है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कंपनी से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं आप कंपनी से, चलिए बताइए। तो हाँ, ध्यान से सुनो भाई, क्या था कि पहले लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती थी और लोगों के पास संसाधन भी सीमित होते थे। तो एक ऐसे प्रारूप का अभ्युदय हुआ जो उन सीमित साधनों का प्रयोग करके और अधिक से अधिक संतुष्ट कर पाता था लोगों को। वो कहलाता था एकाकी व्यापार। लेकिन वहां पर जो धन होता था वो एक व्यक्ति का ही लगा होता था, और एक व्यक्ति के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती थी कि बहुत बड़ा व्यापार को चला सके। तो जैसे जैसे देश बढ़ता गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रारूप बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई। और जब सिंपल सी बात है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा, और जब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना पड़ा तो एक बड़ी मात्रा में पूंजी की थोड़ी बहुत आवश्यकता पड़ी। और वहीं से अभ्युदय होता है दोस्तों साझेदारी का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यापार को चलाते हैं, आपस में सामंजस्य बनाते हैं, आपस में पूंजी लगाते हैं, लाभ का बंटवारा करते हैं, उसे ही कहते हैं साझेदारी। लेकिन एक ऐसा
प्रारूप जब बहुत ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ी और बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, यदि वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में करना है तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं वस्तु को उत्पादित करने के लिए पैसे की भी आवश्यकता ज्यादा होगी। तो वो साझेदारी के संगठन के द्वारा संभव नहीं हो सका, तब जाके अभ्युदय होता है, शुरुआत होती है कंपनी की। तो इसका मतलब कंपनी की उद्भव की अगर बात की जाए, कंपनी के विकास की अगर बात की जाए, तो कंपनी का विकास पहले एकाकी व्यापार था, फिर साझेदारी, फिर कंपनी। तो कंपनी क्या कहलाती है, तो ध्यान से सुनिएगा। कंपनी एक ऐसा संगठन, एक ऐसा प्रारूप है जो कानून के अधिनियम के मुताबिक चलाई जाती है और जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं। जी हाँ, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं और यह कंपनी कृत्रिम व्यक्ति प्राप्त होता है, यानी कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति प्राप्त होता है जिसे कृत्रिम व्यक्ति भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चीज और याद रखिएगा कि कंपनी जिस अधिनियम के तहत चलती है उस अधिनियम का नाम है 1956। हालांकि अगर बात की जाए तो संशोधित अधिनियम 2013 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कंपनी अधिनियम तो 1956, और यदि ऑप्शन में 2013 है तो 2013 लगाइएगा। ओके, तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो चलाई जाती है, जो लाभ को बांटने के लिए या लाभ कमाने के उद्देश्य से खोली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। जी हाँ, उसे ही क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर बात की जाए कि कंपनी की विशेषताएं किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन, कंपनी की विशेषताएं। तो कंपनी की विशेषताएं जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक डेफिनेशन है प्रोफेसर हेने की, जो आप लोग अगर याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। क्या है प्रोफेसर हेने की विशेषता, तो प्रोफेसर हेने ने कहा था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली तो आपको पूरी विशेषताएं याद हो जाएंगी। कैसे, बात को समझिएगा। अब देखिए मैं विशेषताएं पढ़ा रहा हूं ना, तो सबसे पहले ही विशेषता क्या होती है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब देखो कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। देखिए प्राकृतिक वस्तुएं वो कहलाती हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान की हुई है, ठीक ना, या आप ऐसा कह सकते हो कि ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त की गई हैं। और कृत्रिम वस्तुएं वो वस्तुएं कहलाती हैं जो कि मानव के द्वारा बनाई गई हैं या मानव द्वारा निर्मित। अगर बात की जाए कृत्रिम, तो कृत्रिम क्या, मानव द्वारा निर्मित है। तो कंपनी भी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसको किसने बनाया है, तो मानव ने ही बनाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा, कंपनी राज्य नियम द्वारा निर्मित, ठीक है ना, तो कंपनी राज्य नियम द्वारा निर्मित। बात को समझिएगा थोड़ा सा, राज नियम द्वारा निर्मित का क्या मतलब है। कंपनी का जो जन्म होता है वो कानून के तहत होता है, और हम सबको पता है, अभी मैंने बताया कि कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 लागू है भारत में, ठीक है। तो कंपनी का जो जन्म होता है वो कानून के अधीन होता है और कंपनी का समापन भी कानून के अधीन होता है। यानी कि कंपनी को शुरुआत करने का तरीका भी किस में है, राज नियम में है, और कंपनी का समापन भी किसके तरीके से हो सकता है, राज नियम में लिखित विधिवत तरीके से कंपनी का समापन भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कंपनी की तीसरी विशेषता की, तो कंपनी का पृथक अस्तित्व भी होता है। अब ये पृथक अस्तित्व क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कंपनी का एक पृथक अस्तित्व भी होता है। कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों से पृथक होता है, जबकि जो अंशधारी होते हैं वो वास्तव में कंपनी के स्वामी ही होते हैं। अब देखिए अंशधारी कौन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अंशों से आप क्या समझते हैं, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा अंशधारी किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान से सुनते जाइए। जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी के अंशधारी होते हैं, लेकिन कंपनी के अंशधारियों का जो अस्तित्व होता है वो कंपनी से अलग होता है। यानी कंपनी अलग अस्तित्व में काम कर रही होती है, उसकी अलग पहचान होती है, और कंपनी के अंशधारियों की अलग पहचान होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी अपने नाम से अन्य पक्षों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा कंपनी पर अन्य लोग वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी विशेषता के कारण, यानी पृथक अस्तित्व के कारण, अस्तित्व का मतलब होता है पहचान। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, जी हाँ, पहचान होता है। क्लियर है। तो तीनों विशेषता आपको समझ में आ गई हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है एक सीमित उत्तरदायित्व। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है ये सीमित उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कंपनी का दायित्व होता है, ऑप्शन ए सीमित, ऑप्शन बी असीमित।
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है साझेदारी के बारे में, और मैंने बताया था कि साझेदारी का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, साझेदारों में असीमित होता है। लेकिन यहां याद रखिएगा, कंपनी में जो अंशधारी होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी, और चूंकि विशेषता में है तो इसको याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए, सीमित उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, ठीक ना, इन अंशधारियों के द्वारा जितने अंश लिए जाते हैं उतने तक की ही भरपाई करने के लिए वो क्या होते हैं, प्रबल दावेदार होते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि कंपनी को सपोज दैट, अगर साझेदारी की बात करते हैं, ठीक ना, दोनों को मिक्स करके बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। अगर मान लीजिए साझेदारी की बात करते हैं, साझेदारी व्यापार में अगर 1 करोड़ का ऋण है, 2 साझेदार है, मान लो उनके में लाभ का बंटवारा बराबर बराबर होता है, तो 50, अगर 1 करोड़ का लोन है तो 50 लाख रुपया एक साझेदार को देना पड़ेगा, 50 लाख 2 साझेदार को। अब भले उन साझेदारों ने व्यापार शुरू करते समय 10-10 लाख रुपए लगाया था, यानी वहां क्या था, जो दायित्व था वो असीमित था, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं था। लेकिन यहां याद रखिएगा, यहां जो अंशधारियों का दायित्व होता है, जो सदस्यों का दायित्व होता है, वो सीमित होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक। यानी कंपनी में भले करोड़ों रुपया का घाटा हो रहा है, लेकिन हर अंशधारी, हर सदस्य उतने का ही दायित्व का प्रबल हिस्सेदार होता है भरपाई करने का, जितने के अंश उसने खरीद रखे। इसलिए ऐसा कहते हैं कि कंपनी में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। जी हाँ, ये वो क्या होता है, सीमित होता है। अगर बात की जाए अंतिम, तो निरंतर उत्तराधिकार। निरंतर उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है कि कंपनी का निरंतर चलने वाली संस्था है। कंपनी एक निरंतर चलने वाली क्या होती है, संस्था होती है। हालांकि कंपनी का शुरुआत करने के लिए अंशधारियों की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी के अंशधारी कभी भी कंपनी से पृथक हो सकते हैं अपने अंशों को बेच करके, और यदि किसी कंपनी में सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी कंपनी में अंश को ले सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो ये होती हैं कंपनी की विशेषताएं, चाहे वो कृत्रिम व्यक्ति की बात हो, चाहे वो राज नियम द्वारा निर्मित की बात हो, चाहे वो पृथक अस्तित्व की बात हो, चाहे वो सीमित उत्तरदायित्व की बात हो, चाहे वो निरंतर उत्तराधिकार की बात हो। अब देखिए, आपके मन में आता होगा कि सर किताब में तो 8 से 10 विशेषताएं लिखी हुई हैं, तो क्या जरूरी है हमें यही 5 पढ़ना होगा? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि आपको यही 5 पढ़ के आके लिखना होगा। क्यों? देखिए, क्वेश्चन को अब सपोज दैट आपने सीमित उत्तरदायित्व को लिखा, आप मैटर ये भी करता है कि आप किस तरह की थ्योरी वहां पे लिख के आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक करता है, तो ऐसा है कुछ लोग परीक्षा अध्ययन से शॉर्टकट में पढ़ के चले जाते हैं, ठीक ना, कुछ लोग वो विशेषताएं पढ़ते हैं जो 1 या 2 लाइन की होती है। आप समझिए बात को, यहां पर जो भी विशेषताएं बताई जा रही हैं, जो भी बताए जा रहे हैं, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने दिन को लिखा तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको औरों से प्लस नंबर ज्यादा ही मिलेगा। ओके, चलिए, तो आप ऐसा भी मेरे से पूछ सकते हैं, सर क्या ऐसा भी होता है कि यदि क्वेश्चन में कंपनी की विशेषताएं पूछा है और मैंने ये 5 लिखी हैं और किसी दूसरे व्यक्ति ने 5 अलग लिखी हैं, तो दोनों को अलग नंबर मिले? ऐसा होता नहीं, ऐसा होता ही है। तो बहुत अच्छे से उन विशेषताओं को यहां समझाया जाएगा, या उसी टॉपिक को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। ओके, तो ये थी कंपनी की विशेषताएं। अब बात कर लेते हैं अंश के बारे में। बार बार मैं अंशधारी बोल रहा था, अब आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंश से हम क्या समझते हैं, ठीक ना, अंश से आप क्या समझते हैं? तो अंश से आप क्या समझते हैं? ठीक ना, बात तो समझना। देखो, कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। बहुत आराम से सुनिएगा, कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, और कंपनी की उन छोटे छोटे भागों में विभक्त होने के जो पार्ट होते हैं, यानी कंपनी की पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है, वही क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। जी हाँ, वही क्या कहलाता है? अंश कहलाता है। सर नहीं समझ में, एक बात समझो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक कंपनी है जो 10 लाख रुपया लगा के खोली गई है, ठीक ना, बात को समझना, 10 लाख रुपया में खोलना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, ठीक ना, 10 लाख रुपये लगा के उसको क्या किया जा सकता है? बोले सर खोलना है, तो 10 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा, और ये 10 लाख रुपये सभी लोग मिलके देंगे, ठीक ना। अब आपको ये तो पता होगा ना कि कंपनी में किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा होता है, कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है, ठीक ना। चलो, तो ये छोटे छोटे भाग को अंश कहते हैं। अब मान लो ये 10 लाख को बांट दिया गया, सपोज दैट हर एक अंश
की कीमत कितनी है? बोले सर 1000 है। कितनी है? बोले 1000 है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कुल कितने अंश निर्गमित करने पड़ेंगे? बोले सर 100 अंश निर्गमित करने पड़ेंगे। अब बात को समझो, यदि 100 अंश निर्गमित करने पड़ेंगे और एक अंश की कीमत कितनी है? बोले सर 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके कहीं वो कितने में हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जैसे कि ये पूंजी 10 लाख कितने भागों में विभक्त है? 100 भागों में। तो कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है उसे ही कहते हैं अंश। ध्यान से सुनिएगा। और उन अंशों को जो खरीदता है या लेता है, क्रय करता है, उसे कहते हैं अंशधारी। जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? अंशधारी। तो अंशों को खरीदने वाला ही क्या कहलाता है? अंशधारी। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा। और इस अंशधारी के द्वारा अंशों के बदले जो राशि दी जाती है वही कहलाती है अंश पूंजी। क्या कहलाती है? वही कहलाती है अंश पूंजी। तो समझ में आया आप सभी को कि अंश किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? सर अंश का मतलब है कि कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, उसे कहते हैं अंश। और अंश को जो व्यक्ति खरीदता है वो कहलाता है अंशधारी। और अंशधारी के द्वारा अंशों के बदले जो राशि दी जाती है वो कहलाती है अंश पूंजी। और यही अंश पूंजी से कंपनी को चलाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारी पूंजी, और वो बहुत सारी पूंजी बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अंश की, तो ये अंश भी मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले इसके बारे में भी देख लेते हैं और यहां से अपना अगला क्वेश्चन भी चालू हो जाता है कि अंशों के प्रकारों को समझाइए। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, अंशों के प्रकारों को समझाइए। ठीक है ना? तो अंशों के प्रकार, अब ना सिर्फ प्रकार को लिखेंगे वरन उनको समझाएंगे भी। तो अंशों के प्रकारों को समझाइए। तो ध्यान से देखिएगा अंशों के प्रकार। अगर बात की जाए अंशों के प्रकार की तो अंश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक ना? पहला समता अंश या इसी को कहते हैं साधारण अंश। समता अंश या इसी को क्या कहते हैं? बोले सर साधारण अंश कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। मैंने साधारण अंश इसलिए भी लिख दिया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि साधारण अंश से आप क्या समझते हो। अब आपने समता अंश पढ़ा है, आपको लगा साधारण अंश तो सर ने पढ़ाया नहीं। तो दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है? बोले सर पूर्वाधिकार अंश। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं कि समता अंश क्या होता है और पूर्वाधिकार अंश क्या होता है। बाकी डीप से हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे समता अंश से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। लेकिन यहाँ पे ही हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना, कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश क्या होता है। देखो अगर बात की जाए समता अंशों की कि समता अंश किसे कहते हैं, एक ये क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से कि समता अंश किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया अंशों के प्रकारों को समझाइए, तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि समता अंश किसे कहते हैं। देखिए समता अंश अगर बात की जाए तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार समता अंश वे अंश होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। जी हाँ, यानी जो पूर्वाधिकार नहीं है वही तो समता अंश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि समता अंशधारियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये विशेष अधिकार क्या कहलाते हैं और वो कौन कौन से विशेष अधिकार हैं जो आखिरकार समता अंशधारियों को तो प्राप्त होते हैं लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समता अंशधारी हो तो आप कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हो। क्या माने जाते हो? बोले आप सर वास्तविक स्वामी माने जाते हो। अगर आप समता अंशधारी हो तो आपके लाभांश की दर बदलती रहती है। यानी कि लाभांश की दर बदलने का मतलब यह है कि यदि कंपनी को ज्यादा लाभ होगा तो आपको लाभांश भी ज्यादा दिया जाएगा। समता अंशधारी का मतलब है अगर आप समता अंशधारी हो तो प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हो। मत का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी सभा में मीटिंग हुआ करती है, कंपनी के बारे में कुछ डिसीजन लेना होता है, तो जब अंशधारियों की मीटिंग होती है तो उसमें आपको भी बुलाया जाएगा। लेकिन कब? यदि आप समता अंशधारी हो और उसके बारे में जो निर्णय लिया जाता है तो मत की प्रक्रिया होती है। मत का मतलब होता है कि भाई आप इस निर्णय से संतुष्ट हैं कि नहीं है, तो इस प्रस्ताव पर आप मत दे सकते हैं। कब? जब आप समता अंशधारी हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? ठीक है। आगे कंपनी के समापन के समय में सबसे अंत में भुगतान किसको दिया जाता है? बोले सर समता अंश को दिया जाता है। तो ये कुछ विशेष, और सबसे बड़ी बात एक चीज और याद रखिएगा, समता अंशधारियों में जोखिम भी अधिक होता है। जोखिम अधिक क्यों होता है? क्योंकि इनके लाभांश की दर क्या होती रहती है? बदलती रहती है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश वो अंश है जो समता अंश नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है
कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उन्हें सबसे बड़ा अधिकार ये होता है कि कंपनी के समापन के दशा में सबसे पहला भुगतान अंशों में पूर्वाधिकार अंश को दिया जाता है। तो कंपनी के समापन की दशा में सबसे पहला भुगतान अंशों में पूर्वाधिकार अंश को दिया जाता है। आपने ध्यान न दिया होगा, मैंने बोला अंशों में। एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछता हूं कि कंपनी के समापन की दिशा में सबसे पहला भुगतान किसे दिया जाता है, और ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, पूर्वाधिकार अंश, समता अंश और आपका हो गया लेनदार और ईटी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, गलती से पूर्वाधिकार अंश मत लगाइएगा, वहां पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा लेनदार। लेनदार क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो ऋण पत्रधारी है, उसे पहला भुगतान दिया जाता है। तो सर अभी आप क्या बता रहे हैं, तो बात को समझो थोड़ा सा। देखो, आपको अगर मेरे साथ थ्योरी पढ़नी है तो बहुत आराम से पढ़ना होगा, एकदम से साइलेंट मोड में पढ़ो, बहुत मजा आएगा। कंपनी के समापन की दशा में अंशों में सबसे पहला भुगतान किसे दिया जाता है? पूर्वाधिकार अंशों को दिया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनमें जोखिम बिल्कुल भी नहीं होता है। जोखिम क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके लाभांश की दर निश्चित होती है, यानी कि निश्चित प्रतिशत से इन्हें प्रत्येक वर्ष लाभांश दिया जाएगा। कंपनी में हानि हो या लाभ हो, कोई मतलब नहीं है, इन्हें इनके निश्चित दर से लाभांश का भुगतान दिया ही जाएगा। ठीक है। और एक सबसे और इंपॉर्टेंट जो बात होती है पूर्वाधिकार अंशधारियों में, कि इन्हें प्रत्येक प्रस्ताव पर मत ये नहीं दे सकते हैं। जी हां, प्रत्येक प्रस्ताव पर ये मत नहीं दे सकते हैं, वरन कुछ विशेष प्रस्ताव पर ये मत दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपने समतांश के बारे में पढ़ लिया, आपने पूर्वाधिकार अंश के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब यहीं से अगर मैं आपको समतांश और पूर्वाधिकार अंश की अंतर पढ़ाता हूं तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, स्क्रीन में आपको अंतर मिल गया होगा, लिखा, लगा दीजिए सर स्क्रीन में अंतर समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में। ध्यान से देखना, लग गया ना? अब ध्यान से उसको देखो जो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखा होगा? बोले सर अंतर का आधार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अंतर का आधार लिखा हुआ है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समतांश एवं पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर होता है। क्योंकि मैंने अभी भी आपको समतांश और पूर्वाधिकार अंश बताया, इसलिए मैं आपको वहां पे बता रहा हूं। ठीक है ना। और याद रखिएगा, हो सकता है वहां साधारण अंश लिखा हो तो परेशान मत होना, समतांश को ही साधारण अंश कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखा होगा, ध्यान से देखिए, अंतर का आधार, क्रमांक के बाद अंतर का आधार। सर क्या अंतर के आधार को भी करना है? बिल्कुल करना है, और इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पहला क्या लिखा होगा? अंश राशि। अब एक बात बताओ, सबसे पहले कौन कम मूल्य वाले होते हैं? तो याद रखना, साधारण अंश जो होते हैं वो प्राय कम मूल्य वाले होते हैं, और जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वो प्राय अधिक मूल्य वाले होते हैं। ठीक है। तो पहला तो बन जाएगा, साधारण अंश कम मूल्य वाले होते हैं और पूर्वाधिकार अंश अधिक मूल्य वाले होते हैं। अगर दूसरा अंतर के आधार की बात की जाए तो लिखा हुआ है मताधिकार। और हम सबको पता है कि समता अंशधारी जो है वो प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं, इसलिए इन्हें मत देने का अधिकार होता है। और अगर बात की जाए तो सामान्यतः पूर्वाधिकार अंशधारियों को अंशधारी के सभा में मत देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये भी मत दे सकते हैं। क्लियर है। अगर तीसरे अंतर की बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? लाभांश की दर। और अभी भी मैंने बताया कि समता अंशधारियों के लाभांश की दर प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि कंपनी ने हानि हुई तो इन्हें लाभांश बिल्कुल नहीं मिलता, यदि थोड़ा लाभ हुआ तो थोड़ा लाभांश, और ज्यादा लाभ हुआ तो ज्यादा लाभांश मिलता है। इसलिए समता अंशधारियों के लाभांश की दर बदलती रहती है, जबकि पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित राशि से लाभांश दिया जाता है, निश्चित प्रतिशत की दर से, इसलिए इनके लाभांश की दर क्या होती है? बोले सर निश्चित होती है। नेक्स्ट, लाभांश की प्राथमिकता। तो याद रखिएगा, समता अंशधारियों को लाभांश में प्राथमिकता नहीं होती है, इन्हें पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभ देने के बाद लाभ दिया जाता है। इसका मतलब लाभांश में भी प्राथमिकता किनकी होती है? बोले सर पूर्वाधिकार अंशधारियों की होती है। और सबसे पांचवा या अंतिम अंतर क्या होगा? अंश पूंजी की वापसी। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को बाद पहले मिलती है और इसको बाद में। तो क्या लिखा होगा वहां पे? तो ध्यान से समझना, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारना होता तो वो लगवा के वही पूरा पढ़ देता, खत्म हो जाती। समझो बात को। ठीक है ना भाई। समता अंशधारियों को अंश पूंजी की वापसी कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों के बाद मिलती है। और अगर बात की जाए पूर्वाधिकार अंशधारियों की, तो कंपनी के समापन की दशा में सबसे पहला भुगतान ही किसे किया जाता है? बोले सर पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को अंतर भी याद हो गया। तो देखिए, अगर बात की जाए तो आज लगभग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है। वो 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने 5वां क्वेश्चन भी पढ़ लिया, यानी कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंश, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर
ठीक है। तो आज सबसे पहला प्रश्न हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपनी से आप क्या समझते हैं, आप समझ गए कंपनी से आप क्या समझते हैं, कंपनी की विशेषताएं लिखिए। अंश से आप क्या समझते हैं, अंशों के प्रकारों को समझाइए। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के अंश होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, और समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश में अंतर भी हो चुका है। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ में आया ये 5 थ्योरी। चलो ठीक है, कंपनी किसे कहते हैं, कंपनी की विशेषताएं क्या होती हैं, और मैंने आपको बताया था अंश किसे कहते हैं, और मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि अंशों के प्रकार, मैंने आपको बताया था कि अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण अंश या समता अंश, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश। मैंने आपको ये भी बताया था कि साधारण अंश किसे कहते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, और लास्ट में मैंने आप लोगों को साधारण अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर भी बताया था। आज अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, और आज का पहला क्वेश्चन है कि साधारण अंश की विशेषताएं बताइए। देखिए, साधारण या समता अंश किसे कहते हैं ये तो हम लोगों ने बात कर ली थी, लेकिन साधारण या समता अंश की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी। बहुत सारे लोग जो पहली बार जुड़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर आप थ्योरी भी पढ़ाएंगे, तो देखिए आप लोगों ने यदि मेरे शुरू से वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि A3 एकेडमी के बैनर तले ये जो फ्री ऑनलाइन की क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं, आपके घरों में बैठे हुए 12th की पूरी अकाउंट पढ़ाने का वादा किया गया है। तो निश्चित रूप से आपको पूरी अकाउंट में क्या होता है भाई, पूरी अकाउंट का मतलब ये थोड़ी है कि आकर पहला सवाल दूसरा सवाल बताएं और उसके बेसिक ना बताएं। पूरी अकाउंट पढ़ाने का मतलब है कि कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और ना सिर्फ कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाएगी वरन उसके बीच बीच में जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे उनको भी बताए जाएंगे, किस तरह से हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन में किस तरह से हाल ही के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो भी कराए जाएंगे, और सवाल तो कराए ही जाएंगे जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है साधारण अंश की विशेषताएं बताइए। ठीक है, साधारण अंश की विशेषताएं बताइए। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में मिले कि समता अंश की विशेषताएं बताइए, तो परेशान मत होइएगा, चाहे साधारण अंश बोले तो भी वही है और समता अंश बोले तो भी वही है, ठीक ना। तो साधारण या समता अंश एक ही होता है। चलिए, तो ध्यान से सुनिए। अब बहुत सारे लोग ये भी बोले कि सर जो आप समझाया करते हैं उसको लिख भी दिया करिए। तो देखिए, हर चीज लिखना पॉसिबल तो नहीं है भाई, लिखने के लिए तो मैंने आपको बताया ना कि पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहां सुन लीजिए और पीडीएफ वहां से मैं आपको दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको वहां पीडीएफ में मिल जाएंगे। और वैसे भी आप लोग यदि किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां के स्कूल के टीचर के द्वारा भी आपको प्रश्न तो लिखाई दिया जाएगा, और समझा आपको मैं दे रहा हूं। और यदि आपको मेरे ही प्रश्न के उत्तर चाहिए तो फिर आपको A3 एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां आपको मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर बात करते हैं समता अंश की विशेषताओं की, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले विशेषता क्या होती है, समता अंश प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं। जी हां, समता अंश प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो गई, समता अंशों पर जोखिम अधिक होता है। पहली विशेषता क्या थी कि ये प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बोले सर ये मत दे सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि जो समता अंश होते हैं उनमें जोखिम क्या होता है, बोले सर जोखिम तो अधिक होता है समता अंश में। जोखिम अधिक क्यों होता है आप मेरे से पूछ सकते हो। तो जोखिम अधिक इसलिए होता है क्योंकि समता अंशधारियों की जो लाभांश की दर होती है वो क्या होती रहती है, बोले सर वो तो बदलती रहती है। और यदि इनके लाभांश की दर बदलती रहती है तो निश्चित रूप से जब कभी कंपनी में लाभ कम हुआ तो इन्हें लाभांश नहीं मिलता है, और यदि हानि हुई तो इन्हें एक भी लाभांश नहीं मिलता है। इसलिए इनमें जोखिम क्या होता है, बोले सर समता अंशों में जोखिम क्या होता है, अधिक होता है। और तीसरी बात कि जो समता अंशधारी होते हैं इन्हें कंपनी के समापन पर सबसे अंत में भुगतान मिलता है। कब मिलता है, बोले सर सबसे अंत में भुगतान मिलता है। यानी कि जब कंपनी का समापन होता है तो अंशों में सबसे पहला भुगतान दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को, और अंशों में दूसरा और अंतिम भुगतान दिया जाता है साधारण या समता अंशधारियों को। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इन्हें अंत में भुगतान दिया जाता है। और अगर बात की जाए साधारण अंश की और विशेषताओं की चौथी, तो याद रखिएगा जो समता अंशधारी होते हैं उनके लाभांश की दर बदलती रहती है। उनके लाभांश की दर क्या होती रहती है, बदलती रहती है। लाभांश की दर बदलने का मतलब क्या है कि यदि कंपनी को किसी वर्ष ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ तो उनको ज्यादा लाभांश दिया जाता है, और यदि किसी वर्ष कंपनी को कम लाभांश प्राप्त हुआ तो उन्हें कम लाभांश दिया जाता है। आप समझ गए। तो ये थे साधारण अंश या समता अंश की विशेषताएं, अच्छे से याद करके जाइएगा। बिल्कुल, हाँ क्लियर है। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि पूर्वाधिकार अंशधारी की विशेषताएं बताइए।
लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम लोग पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं इसके बारे में तो पढ़ा था, लेकिन पूर्वाधिकार अंश के प्रकार और विशेषताओं के बारे में नहीं पढ़ा था। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार तथा इसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले प्रकार देख लेते हैं, फिर विशेषताएं देख लेंगे, ठीक ना। तो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों को समझाइए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक ना। समझाएं तो क्या हो जाएगा आंसर? पहला। अच्छा, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं ये तो आप सभी को याद होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार वो अंश जो समता अंश नहीं है वो पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार वो अंश जो समता अंश नहीं है वो कौन से अंशधारी कहलाते हैं? तो आप बोलोगे सर वो पूर्वाधिकार अंशधारी कहलाते हैं। और पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रत्येक प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार भी नहीं होता है। क्लियर है? अब अगर बात की जाए पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की, तो इनके प्रकारों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनके पहले प्रकार की, तो इनका पहला प्रकार होता है संचयी पूर्वाधिकार अंश। कौन से? बोले सर संचयी पूर्वाधिकार। ठीक ना, संचयी पूर्वाधिकार अंश इसका पहला प्रकार है। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा। संचयी पूर्वाधिकार अंश वो अंश कहलाते हैं कि यदि मान लीजिए किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है ना, यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभांश प्राप्त नहीं हुआ और अगले साल लाभांश प्राप्त हुआ, तो जब कंपनी को अगले साल लाभ प्राप्त होगा, अगर वो संचयी पूर्वाधिकार अंश हैं तो उनको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का लाभांश दिया जाएगा, फिर उस साल का लाभांश दिया जाएगा। सर समझ में नहीं आया, बात को समझो थोड़ा सा। सपोज दैट मैं एक पूर्वाधिकार अंश हूं और पूर्वाधिकार अंश में भी मैं एक संचयी पूर्वाधिकार हूं। अब क्या हुआ कि एक कंपनी है, ठीक है ना, मैंने अंश खरीदे हुए हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी में इस साल कंपनी को लाभ नहीं हुआ, तो भाई जब कंपनी को लाभ नहीं हुआ तो मुझे भी कंपनी ने लाभ नहीं दिया, ठीक है ना। हालांकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश देना अनिवार्य जरूर होता है, लेकिन यदि वो असंचयी है तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा संचयी पूर्वाधिकार अंश, तो मान लो नहीं मिला, ठीक है। अब अगले साल कंपनी को लाभांश बहुत ज्यादा हुआ, तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस ईयर का लाभांश मिलेगा, फिर उस साल का लाभांश दिया जाएगा। कब? जब मैं संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी के हूंगा। समझ गए आप बात को? संचयी पूर्वाधिकार अंश यानी कि जो लाभांश है वो क्या होगा? प्रीवियस ईयर का भी संचय होगा। जी हाँ, क्या होगा? संचय होगा। दूसरा क्या होता है? असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अब देखिए जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं असंचयी वाले, इनका जो लाभांश होता है वो अगले वर्ष के लिए क्या? अगले वर्ष के लिए संचित नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं वो असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, यानी कि इनका जो लाभ होता है वो अगले वर्ष के लिए स्थानांतरित नहीं होता है। समझ गए आप सभी लोग? तो एक निश्चित प्रतिशत से, एक निश्चित दर से इन्हें जो लाभांश मिल गया तो मिल गया, और सपोज दैट यदि किसी भी वर्ष लाभ नहीं होता है, अपर्याप्त होता है, तो है अगले वर्षों के लिए संचित नहीं होता है, अगले वर्षों के लिए संचित नहीं होता है। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, अगर अगली बात करें तो ध्यान देखिए परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तीसरा क्या होता है? बोले सर परिवर्तनीय, क्या? परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, बहुत आराम से समझिएगा। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, ठीक ना, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अब देखिए परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाते हैं? तो वो अंश जो एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में बदल जा सकते हैं या समता अंशों में परिवर्तित हो सकते हैं, उन्हें ही कहते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो वो अंश जो कि एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं, वो दोस्तों कहलाते हैं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। अगर बात की जाए अगला, तो अगला होता है अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश। तो यानी कि इस प्रकार के जो पूर्वाधिकार होते हैं वो एक निश्चित समय के बाद भी समता अंशों में परिवर्तित नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते, अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश क्रय किए हैं तो
आगे चलकर अगर मैं चाहूं कि उन्हें मैं समता अंशों में परिवर्तित करा लूं तो नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश होते हैं और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश आगे चलकर समता अंश में परिवर्तित नहीं हो सकते। अब देखिए यहां पर आपका एक क्वेश्चन मेरे से हो सकता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये बता दीजिए कि आखिरकार पूर्वाधिकार अंशधारी क्यों ऐसा चाहेंगे कि हम अपने अंशों को समता अंशों में बदलें। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो मैंने वहां पे बताया था कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में क्या अंतर होता है। और अंतर देखने के बाद यदि आपने वाकई में वीडियो देखा है तो आपको पता चला होगा कि समता अंशों में जोखिम में अधिक होता है, बात सही है, लेकिन यदि किसी वर्ष कंपनी ने लाभ ज्यादा कमाया तो उनको लाभांश भी क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। दूसरी बात, भाई समता अंशधारी प्रत्येक प्रस्ताव पर मत दे सकते हैं, तो इसलिए भी हर पूर्वाधिकार अंशधारी चाहता है कि मैं समता अंशधारी में परिवर्तित हो जाऊं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि सभी के सभी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अपनी इंपॉर्टेंस पूर्वाधिकार अंशधारियों के भी है। समझ गए आप सभी लोग। अब अगर बात करते हैं पांचवा, तो पांचवा होता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है? बोले सर भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। ध्यान से समझिएगा, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाता है। सपोज दैट कंपनी ने एक निश्चित प्रतिशत से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश दिया, ठीक ना, अगर वो भागयुक्त है तो समझना, ठीक है ना, दिया। उसके बाद क्या हुआ, शेष लाभांश समता अंशधारियों को बांट दिया गया, ठीक है। उसके बाद भी यदि लाभांश बचता है कंपनी के द्वारा, अगर पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश बांटने के बाद, समता अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद भी यदि लाभांश बढ़ता है, तो यदि वो भागयुक्त पूर्वाधिकार अंशधारी है तो उसे उस बचे हुए भाग में भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। समझ गए आप सभी लोग। तो ये कहलाता है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, ठीक है। और एक अंतिम ध्यान से देख लीजिए, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है? बोले सर अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। अभी अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश क्या कहलाता है तो आप समझ ही गए होंगे अब कि अगर आपने अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश खरीदे हैं तो यदि कंपनी ने आपका लाभांश दिया, यानी अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश का भाग दिया, उसके बाद समता अंशों को दिया, और यदि शेष लाभांश बचता भी है कंपनी के पास तो उसमें आपका हिस्सा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश हैं। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, संचयी पूर्वाधिकार अंश का मतलब क्या होता है? वो अंश जिनके लाभ अगले वर्षों में जब लाभांश कंपनी को प्राप्त होता है तो पिछले वर्ष का लाभ संचय रहता है, अगले वर्ष के लिए वो संचयी होता है। असंचयी का मतलब क्या होता है कि जब अगले वर्ष के लिए लाभांश संचय नहीं होता है, असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार यानी कि वो अंश जो समता अंशों में परिवर्तित हो सकते हैं वो परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं, और वो अंश जो समता अंशों में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं वो अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। और भागयुक्त का मतलब क्या होता है कि यदि कंपनी को पूर्वाधिकार अंशों के लाभ देने के बाद, समता अंशों का लाभांश देने के बाद यदि शेष लाभांश बचता है तो उस शेष लाभांश में भी इनको भाग मिलने का अधिकार होता है और इन्हें नहीं होता है। तो इस तरह से पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जितनी भी थ्योरी यहाँ पे कराई जा रही है ना वो सब की सब इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछी गई है तभी यहाँ पे कराई जा रही है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को बहुत शेयर किया करो, ठीक है। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी आप कम्युनिकेशन का माध्यम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के जरिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए E3 Academy के बारे में, ठीक है। ओके, चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए, अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। भाई अभी तो अपन ने पूर्वाधिकार अंशों के अपन ने क्या पढ़ा? बोले सर प्रकार पढ़ा, ठीक ना। अब पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा इसको डाल लेते हैं, आज का तीसरा है, ठीक ना। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं, ये आज का तीसरा है। वैसे अगर बात की जाए तो ये 7वां 8वां क्वेश्चन होगा, क्योंकि प्रीवियस कल भी हम लोगों ने बात की थी ना कुछ क्वेश्चनों की, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करवाए गए थे पहले वीडियो में भी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं क्या होगी कि कंपनी के समापन पर अंशों में सर्वप्रथम पहला भुगतान इन्हें मिलता है। कब? अंशों में सर्वप्रथम पहला भुगतान इन्हें मिलता है। याद रखिएगा, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अंशों में सर्वप्रथम भुगतान किसे दिया जाता है? बोले कि सर इन्हीं को दिया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए दूसरी विशेषताओं की पूर्वाधिकार अंशों की, तो इनके जो लाभांश की दर होती है बोले वो सर निश्चित होती है।
तो इनके लाभांश की दर जो होती है वो क्या होती है, बोले सर निश्चित होती है, ठीक ना। नेक्स्ट, ये प्रत्येक प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। जो समतांशधारी, जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं वो प्रत्येक प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा कि ये प्रत्येक प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, यदि इनको लाभांश नहीं प्राप्त हुआ है तो ये प्रत्येक प्रस्ताव पर भी मत दे सकते हैं, ठीक है। और अगर चौथी विशेषताओं की बात की जाए पूर्वाधिकार अंशधारियों की, तो इनमें जोखिम कम होता है। क्या होता है, बोले सर इनमें जोखिम कम होता है। जोखिम कम क्यों होता है, क्योंकि इन्हें एक निश्चित प्रतिशत से लाभांश दिया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम कम होता है, ठीक है। तो ये था पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं। वैसे पूर्वाधिकार अंशधारियों की विशेषताएं यदि आएंगी तो आपको इसी तरह से 2 या 3 नंबर का आएगा, तो आपको इसी तरह से इसमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, हम लोगों ने अंशों के बारे में पढ़ा, अंशों के बाद हम लोगों ने अंशों के प्रकारों के बारे में पढ़ा, समतांश पूर्वाधिकार अंश, उसके बाद हम लोगों ने समतांश की विशेषताएं पढ़ा, पूर्वाधिकार अंशधारियों की भी विशेषताएं पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार भी पढ़ा। तो आप लोगों को मजा आ रहा है, देखिए एक एक थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा और ना ही छोड़ा जाएगा, ठीक है। बस इसी तरह से वीडियो को, लेकिन क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है कि आज के वीडियो देखेंगे, इसके पहले की वीडियो उन्होंने नहीं देखे तो कैसे समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, आपको यदि मेरे साथ पढ़ना है तो आपको पूरा स्टार्ट से पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको मजा आएगा, ठीक है। चलो तो अगली थ्योरी में अपने चलते हैं। आज की अगली थ्योरी यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर सवाल कब आएंगे, जल्द ही सवाल आएंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी तो पढ़ा लें। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं और अंश पूंजी के रूप भी बताइए, ठीक ना। तो अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं और इसके रूपों का वर्णन करो, ठीक ना, इसके रूपों का वर्णन करो, ठीक ना, इसके रूपों का वर्णन करो। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। अंश पूंजी से आप क्या समझते हैं, इसके रूपों का वर्णन करो। अब देखिए अगर बात की जाए कि अंश पूंजी क्या है, तो देखिए बात को समझिएगा भाई, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चल या अचल संपत्ति खरीदने के लिए पूंजी होना अनिवार्य है। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो कंपनी की पूंजी होती है वह छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है। अगर आपने एक क्षण के लिए 10 सेकंड के लिए भी आपने मुझे सुनना बंद कर दिया और यहां आपका दिमाग हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अंश पूंजी किसे कहते हैं। बहुत आराम से सुनिए, एकदम लिसन केयरफुली, ठीक ना। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, और वो जो पूंजी होती है क्यों आवश्यकता होती है भाई, कोई भी चल या अचल संपत्ति खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता तो होगी, और वो जो पूंजी है वो कंपनी की छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिसे हमने अंश कहा था। तो कंपनी के छोटे छोटे भागों में जो विभक्त होती है उसे अंश कहते हैं। उन अंशों को जो व्यक्ति क्रय करता है वो अंशधारी कहलाता है। बात को समझना, थोड़ा सा कहानी को समझना, ठीक ना। तो कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिन्हें हम अंश कहते हैं। जो इन अंशों को खरीदता है वो कहलाता है अंशधारी, और अंशधारी के द्वारा, ध्यान से सुनना, अंशधारी के द्वारा अंशों के बदले, अंशधारी के द्वारा अंशों के बदले, भाई अंशधारी ने कंपनी के क्या लिए हुए हैं, अंश लिए हुए हैं, तो अंश के बदले क्या देगा, अंश पर लिखी हुई राशि। तो अंशधारी के द्वारा अंश के बदले जो राशि दी जाती है कंपनी को वो कहलाती है अंश पूंजी। तो यानी कि अंश पूंजी कौन देता है, बोले सर अंशधारी देता है। किसे देता है, तो कंपनी को देता है। ये कहलाती है अंश पूंजी, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने निर्माण में और जिसका उपयोग कंपनी अपने आप को बढ़ाने में इस्तेमाल करती है। तो अंश पूंजी किसके द्वारा दी जाती है, बोले सर अंशधारियों के द्वारा दी जाती है। ये है अंश पूंजी किसे कहते हैं। अब अगर बात की जाए अंश पूंजी के रूपों की, तो देखिए ये अंश पूंजी कई प्रकार की होती है, और एकदम बेसिक से स्टार्ट से पढ़ना है अपन को। सबसे पहले तो अधिकृत पूंजी, क्या, अधिकृत पूंजी, एथराइज्ड कैपिटल, ठीक ना, अधिकृत पूंजी।
तो अधिकृत पूंजी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। अधिकृत पूंजी या अधिकृत पूंजी को ही अपन एक और नाम से जानते हैं, पंजीकृत पूंजी, यानी अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी, ठीक ना। तो अधिकृत पूंजी या पंजीकृत पूंजी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कंपनी की पूंजी का वह भाग, कंपनी की पूंजी का वह भाग जिससे ज्यादा के अंश कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है, वो कंपनी की पूंजी क्या कहलाती है, अधिकृत पूंजी कहलाती है। यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी होगी उससे ज्यादा के अंश कंपनी कभी भी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती है, ठीक है। सपोज दैट, एक उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि अधिकृत पूंजी कितनी है कंपनी की, 10 लाख, हालांकि 10 लाख कभी नहीं होती है, बात को समझिएगा, ठीक ना। 10 लाख कभी नहीं होती, क्योंकि 10 लाख में थोड़ी कंपनी चलने वाली है, सिंपल सी बात है भाई। कंपनी तो करोड़ों में चलती है, अरबों में चलती है ना, खरबों का टर्नओवर होता है। लेकिन एक एग्जांपल के लिए है कि यदि कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख है, इसका मतलब अब कंपनी जब भी अंश निर्गमित करेगी ना, जब भी अपने जीवन काल में, तो टोटल 10 लाख रुपया तक वो मांग सकती है। अब चाहे तो वो एक बार में ही मांग ले 10 लाख रुपया, और या तो अलग अलग करके 2 या 10 या 15 वर्षों में मांग सकती है, ठीक ना। तो कंपनी की पूंजी का वह भाग जिससे ज्यादा के अंश कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है, उसे ही कहते हैं अधिकृत पूंजी। समझ गए आप लोग, अधिकृत पूंजी क्या कहलाती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी कि जो कि पार्षद सीमा नियम में लिखी भी जाती है, इससे ज्यादा के अंश कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं इसके रूपों में दूसरी पूंजी की, तो दूसरी होती है निर्गमित पूंजी। क्या होती है दूसरी, निर्गमित पूंजी। ध्यान से समझिएगा, निर्गमित पूंजी क्या होती है। तो निर्गमित पूंजी का मतलब होता है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष क्रय करने के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि कंपनी की यदि अधिकृत पूंजी 10 लाख है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी एक साथ ही पूरे के पूरे 10 लाख के शेयर इशू कर दे। भाई अगर एक साथ ही 10 लाख के शेयर इशू कर देंगे और सपोज दैट लोगों ने क्रय भी कर लिया और दे भी दिया, तो कल को यदि कंपनी को पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी, यहां वहां हाथ थोड़ी फैलाएगी, सिंपल सी बात है ना। तो क्या करती है भाई, कंपनी उतने अंशों का निर्गमन करती है जितनी की उसे अभी पैसों की जरूरत है। तो क्या होता है निर्गमित पूंजी का मतलब, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष क्रय करने के लिए भेजा जाता है, उसे ही कहते हैं निर्गमित पूंजी। अब सपोज दैट यदि अधिकृत पूंजी मान लो 10 लाख थी और जनता के समक्ष कितना भेजा गया, बोले चलो कोई बात नहीं 5 लाख रुपया निर्गमित कर देते हैं, ठीक ना। 5 लाख रुपया का मतलब क्या है, 5 लाख रुपए के अंश निर्गमित कर देते हैं। पर रुपया थोड़ी निर्गमित करेगा, रुपया तो मांगेगा, यानी 5 लाख के अंश क्या कर देते हैं, निर्गमित। अब देखो ये अंश टुकड़ों में विभाजित होते हैं, ये भी आपको पता है। सपोज दैट कि 100 अंश थे और प्रत्येक की कीमत कितनी थी, बोले सर प्रत्येक की कीमत रही होगी 500 रुपया, है ना। भाई अगर 100 अंश होते हैं सपोज दैट, तो प्रत्येक की कीमत कितनी होती, बोले सर 500 होती है ना। तो 4 जीरो मिला कितना होता है, नहीं 5000, ठीक ना, 5000 रुपया वाले, तब 5 लाख होता, ठीक ना। अगर 100 अंश होते तो प्रत्येक की कीमत कितनी होती, बोले 5000, तो जाके कितने होते, बोले सर 5 लाख होते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो 100 अंश प्रत्येक कितने 5000 वाले, तो कितने होते 5 लाख रुपया। तो क्या मैंने यहां पे आपको बताया कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष क्रय करने के लिए भेजा जाता है, उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। अब अगला याद रखिएगा, निर्गमित पूंजी के बाद क्या है, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी, ठीक ना। इसको क्रम से ही आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। अब ये प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी क्या कहलाती है। अच्छा एक बात बताओ भाई, जरूरी तो नहीं है ना कि जितने अंश हमने निर्गमित किए हैं वो सारी के सारी ही बिक जाएं। भाई सपोज दैट कि कंपनी ने 5 लाख के अंश निर्गमित किए, मान लो कंपनी ने 100 अंश निर्गमित किए, तो क्या जरूरी है 100 के 100 अंश बिक जाएं। भाई ये भी तो हो सकता है कि 80 अंश बिके, हो सकता है कि 90 अंश बिके, हो सकता है 95 अंश बिके, पूरे के पूरे अंश ना भी बिके, या ये भी हो सकता है कि पूरे अंश बिक जाएं। तो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, बात को समझो, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय कर लिया जाता है, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय कर लिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। क्या कहते हैं,
प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। सपोज दैट जनता ने इस 5 लाख के अंशों में से, अब भाई 5 लाख रुपया है जो कुछ अंशों में विभक्त होंगे, 100 अंश 5,000 रुपया प्रति अंश था, ठीक ना। तो 100 अंश जब कोई खरीद लेगा 5 लाख होगा। सपोज दैट कि 3 लाख रुपया प्रार्थित कर लिए गए, यानी 3 लाख रुपया अंशों के माध्यम से दिए जाएंगे। अब 3 लाख का मतलब क्या है कि कितने अंश बिके होंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, यदि 5,000 का एक अंश रहा होगा तो कितने अंश बिक पाए होंगे, बोले सर 60 अंश बिक गए होंगे। कितने अंक बिक गए होंगे, बोले सर 60 अंश बिक गए होंगे। यानी कि निर्गमित कितने किए गए थे, बोले सर 100 अंश किए गए थे। कितना मिलना था, बोले सर 5 लाख। लोगों ने क्रय कितना किए, बोले सर 60 अंश क्रय किए। तो मिला कितना इन 60 अंशों से, बोले कि सर 3 लाख रुपया मिला। कितना मिला, बोले सर 3 लाख रुपया मिला। इस बात में किसी को दिक्कत है, बताओ, क्लियर करो पहले, इस बात में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, कंफर्म है। चलो, तो कितना मिला, बोले सर 3 लाख। तो हो गया निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय कर लिया जाता है। अब बात को समझो, ये तो हो गया प्रार्थित एवं अभिदत्त पूंजी। नेक्स्ट आता है कि याचित या मांगी गई पूंजी। तो चौथा ध्यान से देखिएगा, याचित या मांगी गई पूंजी। याचित या मांगी गई पूंजी, याचित या मांगी गई पूंजी, ठीक ना, गी गई है मांगी हुई पूंजी। तो याचित या मांगी हुई पूंजी क्या होती है, तो बात को समझना थोड़ी सी। प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से मांग लिया जाता है उसे कहते हैं याचित या मांगी गई पूंजी। अब ये क्या टॉपिक आ गया सर, बात को समझो। सपोज है कि 3 लाख के अंश बिक चुके हैं। कितने के अंश बिक चुके हैं, बोले सर 3 लाख के अंश बिक चुके हैं, ठीक ना। लेकिन कंपनी ने अंशधारियों से पूरा 3 लाख रुपया नहीं मांगा, उनसे कुल कितना रुपया मांगा, बोले सर 2 लाख रुपया मांगा। तो प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा अंशधारियों से मांगा जाता है वो कहलाता है क्या, याचित या मांगी गई पूंजी। क्लियर है। और एक लास्ट होता है, इसके बाद भी एक होता है लेकिन अभी इसको समझो, एक और होता है चुकता पूंजी। 5वां क्या होता है इस क्रम में, बोले सर 5वां होता है चुकता पूंजी। अब ये चुकता पूंजी क्या होती है, भाई सिंपल सी बात है, अगर कंपनी ने अंशधारियों से पैसा मांगा है तो जरूरी तो नहीं है कि कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा लौटा, तो जरूरी तो नहीं है कि अंशधारियों ने पूरी राशि दे दी हो। भाई खरीद लिया होगा, खरीदने टाइम में अंश में उनके पास पैसे रहे होंगे, फिर जब कंपनी ने पैसा मांगा होगा अंशों का, उस टाइम पे हो सकता है कि अंशधारी के पास पैसे कम रहे हों। तो क्या कह सकते हैं अपन, याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों के द्वारा चुका दिया जाता है उसे कहते हैं चुकता पूंजी। तो एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि 2 लाख था तो 1 लाख रुपया अंशधारियों ने चुका दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, चुकता पूंजी। ये क्या कहलाएगी, चुकता पूंजी। अब एक और होती है संचित पूंजी, उसे पढ़ने से पहले एक बार इसे फिर से रिवीजन करो, बात को समझो। अधिकृत पूंजी क्या कहलाती है, तो कंपनी की पूंजी का वह भाग जिससे ज्यादा के अंश कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी निर्गमित नहीं कर सकती है वो कहलाती है अधिकृत पूंजी। जैसे मान लिया हमने अधिकृत पूंजी कंपनी की 10 लाख रही होगी, यानी 10 लाख तक के अंश कंपनी निर्गमित कर सकती है जीवन काल में। निर्गमित पूंजी क्या कहलाती है, तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष क्रय करने के लिए कंपनी के द्वारा दिया जाता है उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। क्या, उसे कहते हैं निर्गमित पूंजी। सपोज 10 लाख अधिकृत पूंजी थी, उसका आधा भाग कंपनी ने क्या किया, जनता के समक्ष क्रय करने के लिए भेज दिया। प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी क्या कहलाती है, तो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा क्रय कर लिया जाता है उसे कहते हैं प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी। अब देखो कभी कभी यदि ऐसा होता है कि पूरे के पूरे 5 लाख रुपया के अंश यदि बिक गए तो फिर ऐसी दशा में निर्गमित पूंजी और प्रार्थित पूंजी एक ही हो जाएगी। क्लियर है बात। अब क्या होता है, याचित या मांगी गई पूंजी क्या होती है, तो याचित या मांगी गई पूंजी होती है कि प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से, अब जनता तो नहीं भाई, जो अंशधारियों से क्या किया जाता है, मांगा जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, वो कहलाती है याचित या मांगी हुई पूंजी। चुकता पूंजी क्या कहलाती है, तो अंशधारियों के द्वारा जितनी पूंजी भुगतान कर दी जाती है किसे, तो कंपनी को, वो कहलाती है चुकता पूंजी। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया, ठीक है। अब एक होती है संचित पूंजी। संचित पूंजी क्या होती है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। संचित पूंजी तो होता क्या है कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है, क्या निर्गमन किया जाता है, बोले कि सर जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तभी कंपनी में एक प्रस्ताव पास करके यह तय कर दिया जाता है कि निर्गमित पूंजी का एक भाग अंशधारियों से कभी भी नहीं मांगा जाएगा। कभी का मतलब नहीं कि हमेशा, जब कंपनी को
समापन होगा उस अवसर में ही क्या किया जाएगा, बोले सर मांगा जाएगा। ठीक ना, कब मांगा जाएगा, बोले कंपनी के समापन के समय। बात को समझो, कंपनी का निर्गमन किया गया, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने अंशों को खरीद लिया, प्रार्थित कर लिया। ठीक ना, तो अब क्या हुआ कि जैसे रमेश नाम के एक लड़का था, ठीक ना, उसके पास मान लो कंपनी के 50 अंश हैं, सपोज दैट। अब 50 अंश हैं तो उससे 50 अंशों में से 25 अंश नहीं मांगा गया। बोले आप 25 अंशों की जो भी रकम है आप उसको रखे रहो, बाद में मांगा जाएगा जब कंपनी का समापन होगा। ऐसा क्यों होता है भाई, सपोज दैट कंपनी को समापन के समय बहुत काम होते हैं, जिन जिन लोगों का पैसा लगा उनको लौटाना पड़ता है, जो हानि होती है उसे भी भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसी दशा में कंपनी दिवालिया होने की कगार पर होती है। इसलिए क्या होता है कि ये संचित पूंजी से पैसा उठा के और कंपनी पैसा दे देती है लोगों को, जिन जिन से उधार लिया होता है। ठीक ना, समझ गए आप सभी लोग। तो संचित पूंजी क्या होती है, तो निर्गमित या प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो लोगों से नहीं मांगा जाता है, अंशधारियों से, वो क्या कहलाता है, संचित पूंजी। ठीक है। हाँ, अब एक बात और सुन लो, कुछ लोग कहेंगे सर निर्गमित पूंजी तो आपने बता दी, एक अनिर्गमित पूंजी भी होती है। हाँ, तो अनिर्गमित पूंजी क्या है भाई, जैसे 10 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी है तो 5 लाख निर्गमित किए गए, तो 5 लाख जो नहीं किए गए वो अनिर्गमित पूंजी कहलाती है। भाई प्रार्थित पूंजी 3 लाख है तो अप्रार्थित पूंजी क्या होगी, बोले 2 लाख। समझ गए ना, मतलब जो क्या हुए, निर्गमित तो किए गए लेकिन वो प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं हुए, तो वो 2 लाख अप्रार्थित। तो याचित है, एक अयाचित होती है, तो ये 2 लाख मांग लिए तो याचित, और जो 1 लाख नहीं मांगा इस 3 लाख में वो कहलाता है अयाचित। तो समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात की जाए तो अंश पूंजी के क्या होते हैं, ये सारे के सारे रूप होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि अंश पूंजी किसे कहते हैं और अंश पूंजी का ये सारा पूरा फॉर्मेट। देखो, यदि आप चीजों को रट्टा लगा के बैठोगे कि भाई हम तो रट्टा लगा लिए, हमसे तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कभी नहीं भूलेगा, तो फिर एक समस्या आपके पास हमेशा खड़ी रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि ये रट्टा नहीं मारा जा सकता और आप ऑल टाइम किताब लेके रट्टा मारते रहो, भूल ही जाएगा। अगर इसको आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, कल से हम लोग इसी चैप्टर के सवालों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अपना प्रेम और स्नेह इसी तरह से बनाते रहो।